नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का पीएम मोदी करेंगे विधिवत आगाज। शुभारंभ के लिए पीएम मोदी पहुंचे देहरादून। सीएम धामी और खेल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, ये रोजगार का है कालखंड। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का किया ऐतिहासिक कार्य। कानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह विवाद मामले में बड़ा एक्शन। उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस हुआ निरस्त। प्रणव सिंह और उनके परिजनों सहित 9 के हथियार लाइसेंस पहले ही हो चुके हैं रद्द। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय गेमों की शुरुआत। महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड, एमपी की टीम ने ब्रॉन्ज और तमिलनाडु ने सिल्वर मेडल जीता। हल्द्वानी में हुई प्रतियोगिता। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि जल्द होगी तय। 2 फरवरी को नरेंद्र नगर राजदरबार का धार्मिक समारोह होगा शुरू। विधिवत पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद की जाएगी तिथि घोषित। उत्तराखंड में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे, जो कि प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए कई परियोजनाओं जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल वेदर रोड, बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान को स्वीकृति देने का काम किया है, जिससे उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर रहे। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है। ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहाँ आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में, श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आकर के 2 घंटे तक उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कुछ बड़ी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। अब मुझे लगता है कि आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री जी का, वो उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहाँ के लिए वो बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी दून में ही राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी देहरादून पहुंच गए हैं, जहां आज राष्ट्रीय खेलों का मुख्य उद्घाटन समारोह होगा। शाम 6 बजे से शाम 8 बजे के बीच ही आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का विधिवत आगाज करेंगे। पीएम स्टेडियम के पास बने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के खेल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम के समक्ष राज्य से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लाइटनिंग और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए सरकार ने भव्य तैयारी की है। समारोह का ब्लॉक और जिला स्तर पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ ही राष्ट्रीय गेमों की शुरुआत हो गई है। ट्रायथलॉन की
रिले प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड, एमपी की टीम ने ब्रॉन्ज और तमिलनाडु की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। 4-4 खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में 250 मीटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग की गई है। राष्ट्रीय खेलों में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को उत्तराखंड का माहौल अच्छा लग रहा है। कई खिलाड़ी गोवा राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में पहुंचे हैं। उनका कहना है यहां का माहौल और राष्ट्रीय खेलों के प्रति व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त है। सरकार द्वारा स्विमिंग पूल व्यवस्था के लिए हीटर और रेसिंग और साइकिलिंग के लिए सड़कों को 0 जोन बनाकर शानदार व्यवस्था की है। चार लोग ने प्रेजेंटेशन किया महाराष्ट्र के लिए। हाँ। पार्थ मिर्गे, कौशिक मालनकर, मानसी मोहिते और मैं। हाँ। तो क्या रहा आपका रिजल्ट आपका? अभी हमारी टीम फर्स्ट आई है। कैसा लग रहा है हल्द्वानी में जो है पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, कैसा लगा यहाँ की? बहुत अच्छा नेचर है और जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है। आज मैं मिक्स रिले में पार्टिसिपेट किया था। हाँ। और हमें गोल्ड लगा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा फील कर रहे हो यहाँ उत्तराखंड आए हो आप लोग? उत्तराखंड आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ तो नया देखने मिल रहा है, नया सीखने मिल रहा है क्योंकि हर वक्त ट्रायथलॉन का जो इवेंट है वो अर्ली मॉर्निंग होता था, तो यहाँ पे कुछ तो नया देखा है क्योंकि दोपहर में इवेंट हुआ है। तो मतलब मिक्स रिले जो ट्रायथलॉन का हुआ है जिसमें 250 मीटर रन स्विमिंग होता है, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग होता है, जिसमें महाराष्ट्र के 4 बच्चे जो है दे बिलोंग्स टू क्रीड़ा प्रबोधिनी पुणे और वही क्रीड़ा प्रबोधिनी पुणे का भी मैं ही कोच हूँ। दे ऑल बिलोंग्स टू मी एंड दे ऑल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ये हमने महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट मतलब सेकंड गोल्ड मेडल दिया है। कल इसी इवेंट में इंडिविजुअल इवेंट में डॉली पाटिल ने गोल्ड मेडल और मानसी मोहिते ने सिल्वर मेडल लिया है और बॉयज़ में पार्थ मिर्गे ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। हल्द्वानीकर ने खो खो खेल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग ने उड़ीसा को हराकर पहली जीत हासिल की। इस मौके पर पहुंचे खो खो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय यादव ने कहा, जिस तरह उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जो कि बहुत सराहनीय है, सारी सुविधाएं उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही है। दूसरे में महिला वर्ग में उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जो कि दोनों ही टीम लगातार संघर्ष करती दिखाई दी। विधायक खानपुर उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बीच हुए आपसी विवाद और फायरिंग प्रकरण में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा कल देर शाम वर्तमान विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। दोनों पक्षों के कुल 10 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण किए जा चुके हैं, जिसमें पूर्व विधायक प्रणव सिंह और परिजन के 9 शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। वर्तमान विधायक के शस्त्र लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी देहरादून को पत्राचार किया गया था। इनके समर्थकों के भी शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। नैनीताल की रीढ़ कहे जाने वाले बलिया नाले का ट्रीटमेंट कार्य प्रगति पर है। एनएचपीसी भूताग्नि विशेषज्ञ द्वारा पहाड़ी में चल रहे ट्रीटमेंट कार्यों का निरीक्षण किया गया। नैनीताल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला बलिया नाला लगातार खिसक रहा है, जिसके स्थिरीकरण और ट्रीटमेंट का काम जनवरी 2024 के आखिरी माह से शुरू हो चुका था। नैनीताल शहर के दक्षिणी छोर पर तल्लीताल क्षेत्र में बसे रईस होटल कंपाउंड का एक बड़ा हिस्सा सालों से भूस्खलन प्रभावित रहा है, जिसका एनएचपीसी भूताग्नि विशेषज्ञ बीडी पाटनी ने निरीक्षण किया। बलिया नाले में भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए आईआईटी के निर्देशन में सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षात्मक काम किए जा रहे हैं। इस कार्य को भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत कई भागों में वितरित कर किया जा रहा है। डीपीआर के बेस पे काम हो रहा है। आईआईटी ने इसकी डीपीआर बनाई है और बाकी जो पीएमसी हमारी यहाँ बैठी थी, पीएमसी के जो मेंबर हैं वो विजिट करते रहते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की भी निगरानी इसमें है। तो जितना भी अभी ट्रीटमेंट हो रहा है ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और जो भी मुश्किलें आ रही हैं, अगर इनकेस साइट के लोग जो कंस्ट्रक्शन में बिजी हैं उनको अगर किसी तरह की दिक्कतें होती हैं तो समय समय पर हम लोग भी यहाँ पर आते हैं। आने के बाद जो कुछ भी चीज़ें यहाँ ज़रूरत है एज पर साइट स्पेसिफिक कंडीशन, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रदेश में निकाय चुनाव पूरे होने के बाद अब भाजपा नेतृत्व में प्रदेश में होने वाले कोऑपरेटिव चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर
रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया, निकाय चुनाव के चलते कोऑपरेटिव के चुनावों में देरी हुई, लेकिन अब कोऑपरेटिव चुनाव के लिए पार्टी ने निचले स्तर से तैयारी पूरी कर ली है। निकाय चुनाव की तरह कोऑपरेटिव चुनाव में भी जीत पार्टी हासिल करेगी। कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से भी तैयारियां की हैं और बीच में स्थानीय निकाय के चुनाव आने के कारण इनको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अब स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब कोऑपरेटिव के चुनाव भी होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे के स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की अपनी सभी तैयारियां पूरी की हैं। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी तरह से संपन्न होगी। और अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली के विकासपुरी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पुण्य का भागीदार बन करके हर्षोल्लास के साथ अपने घर को एक मीठी स्मृति लेकर के जाता है कि मैंने भी प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में स्नान करके पुण्य के भूमि का भागीदार बना हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, इस वर्ष महाकुंभ और पिछले वर्ष इसी जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए। चाहे वो अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का मामला हो, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण हो या मध्य प्रदेश में महाकाल का, ये नए भारत का दर्शन करा रहा है। जहां जहां पे भाजपा की राज्य सरकारें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिसने भी जमीनी धरातल पर उतारा है, वह यश का भागीदार भी बना है और अपार श्रद्धा को सम्मान देने के कारण पुण्य का भागीदार भी बना है और उसका लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त हुआ है। यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, यही हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जहां जहां पर हैं, वहां वहां पर इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की एक ऐसी सरकार जो विरासत को भी सम्मान देती है, साथ साथ विकास के बड़े बड़े कार्यों को लेकर के भी आती है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, मैं जब यहां विकासपुरी के इस सभा में आने के लिए आया हूं, मैं भौचक था दिल्ली की सड़कों को देख करके। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, हमें नहीं पता लग रहा था, इसीलिए मुझे आने में लेट हुआ। याद करिए, आप सभी लोग हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं, लेकिन थोड़ा भी आत्ममंथन करिए। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से
तरसा दीजिए उसको, ये सबसे अच्छा अवसर है। बहनों और भाइयों, दुनिया का पहला राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार के लगभग दर्जन भर मंत्री और जनप्रतिनिधि जेल की सिकोचों के अंदर बंद हैं बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी ने जो कहा वह करके नहीं दिखाया। याद करिए 2013-14 में 13 में इस पार्टी ने कहा था जन लोकपाल का आश्वासन दिल्ली वासियों को दिया था। क्या जन लोकपाल का विधेयक पारित करके इन्होंने जन लोकपाल बिठाया? इन्होंने सिटीजन चार्टर की बात कही थी, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार की बात कही थी। ये जनता के प्रति क्या जवाबदेह हो पाएंगे? ये तो जनता के हकों पे डकैती डालने वाले लोग हो गए। इन लोगों ने डकैती डाली है, सरेआम डकैती डाली है। बहनों और भाइयों, मैं पिछली बार जब आया था दिल्ली में तब मैंने कहा था, बार बार कहा था, तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी मैं तो अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ जाकर के मैंने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में जाकर के डुबकी लगा करके हमारा पूरा मंत्रिमंडल तो पुणे का भागीदार बना है। हमने उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कार्य योजना भी वहां स्वीकृत की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर इसी तर्ज पर यमुना जी में जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिखाए। केजरीवाल जी आपको जाना चाहिए, नैतिक साहस है तो जाइए, यमुना जी में डुबकी लगाइए, मंत्रिमंडल के सभी पुराने सहयोगियों को भी लेकर के जाइए और जनता जनार्दन। तो अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली के विकासपुरी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और अब एक बार फिर से रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सावड़ी गांव में लगी आग से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने का आदेश दिया और जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री, भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। प्राप्त सूचना के मुताबिक सावड़ी गांव में लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया है। एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस नौगांव, राजस्व, वन विभाग की टीम सहित उपजिलाधिकारी पुरोला गोपाल सिंह चौहान और तहसीलदार मोरी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बीती रात सावनी में हुई अग्निकांड से मैं और बड़ा मन विचलित है। जैसे ही घटना मिली तत्काल मैंने जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और जो सहायता समूह और ग्रामीणों को भी संपर्क में था। और आज सुबह मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और पूरी घटनाक्रम के बारे में उनको बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि पीड़ितों के साथ हम और हमारी सरकार तत्पर है। और एक जो घटना हुई है, एक महिला की वहाँ पे मृत्यु हुई है, वो बड़ी दुखदायी घटना है और कई जो माल मवेशी हमारी जो है जलकर खाक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कुल 530 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने 352 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उत्तराखंड वन विकास निगम के 178 स्केलर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा,
आज का दिन पूरे भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम किया। ऐसे शुभ दिन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देना हमारे लिए सम्मान की बात है। नियुक्ति पा रहे सभी लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दौरान उन्होंने कहा, सभी की नियुक्तियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही पर्यावरण और संरक्षण के प्रयास को भी गति मिलेगी। खटीमा नगर पालिका से बीजेपी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश जोशी ने खटीमा लोक निर्माण विभाग परिसर में बैठक की, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ साथ बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। उनमें बीजेपी की अप्रत्याशित जीत को लेकर काफी उत्साह था, जिसमें नवनिर्वाचित अधिकांश सभासदों द्वारा रमेश जोशी को अपना समर्थन दिया, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ साथ खटीमा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा, खटीमा के विकास के लिए उन सभी सभासदों से वार्ता हुई है। सब लोग खटीमा के विकास के लिए उनके साथ हैं और सब लोग सीएम धामी के साथ हैं। पूरे मेरे सभी सभासदों भाइयों से बात हुई है, बहनों से बात हुई है और वो सब लोग खटीमा के विकास के लिए खटीमा नगर पालिका के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम सब लोगों ने विकास हमारा विजन है और सबने इस बात को माना है कि हमने खटीमा के विकास के लिए सब मिलजुल करके हम लोग हमारा काम करेगा। इसमें कोई भी हमारे यहाँ विरोधाभास की बात नहीं है, ना आएगी भविष्य में। लोहाघाट टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के पास भूस्खलन और पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए बनाए गए वायरमेट में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। रात में ग्रामीणों की मदद से और 37 किलोमीटर दूर लोहाघाट से पहुंची अग्निशमन की टीम और पुलिस की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका। चौकी प्रभारी निर्मल लटवाल ने बताया, रविवार को देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के पास पहाड़ी ट्रीटमेंट के लिए लगाई आग वायरमेट में भीषण लग गई। वायरमेट का ज्यादातर हिस्सा जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना पर लोहाघाट से अग्निशमन दस्ता और चलथी पुलिस चौकी के प्रभारी निर्मल लटवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा नशा तस्करी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान जारी है। अल्मोड़ा के विकासखंड सियालदे के देघाट में अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद के सुपरविजन में देघाट पुलिस टीम द्वारा सुरमोली तिराहे पर गश्त के दौरान एक कार आती दिखाई दी। अभियुक्त पुलिस देख कार सवार से भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ दूरी में दबोच लिया। इस दौरान कार में 17 किलो 502 ग्राम गांजा बरामद किया। बरामद किए गांजे की कीमत 4,37,500 रुपए बताई गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम पीयूष चंद्रा और मोहम्मद हुसैन बताया। अभियुक्त ने बताया वो गांजा सरायखेत से खरीदकर रामनगर की ओर ले जा रहे थे, जिसे ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। निर्देशानुसार लगातार मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देघाट पुलिस द्वारा कल दिनांक 26/1/2025 को कैनाली रोड पर चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर से लगभग 17 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई है। जो गांजा बरामद किया गया है उसकी कीमत 4 लाख से अधिक है। लगातार पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।